हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर इस आभासी मंच पर क्लास के लिए उपस्थित हैं। कोरोना की तीसरी लहर ने आज हमें इस मंच का सहारा एक बार फिर से लेने को बाध्य किया है। सभी से अनुरोध है कि अपने आप को म्यूट कर लें। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है टी.एच. ग्रीन का राजनीतिक दर्शन। ग्रीन एक ब्रिटिश दार्शनिक है और मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र के अध्येता रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो एक उदार आदर्शवादी के रूप में है। आदर्शवादी विचारधारा आप सब ये जानते हैं कि हीगल के चिंतन में अपने उग्र रूप में दिखाई देती है और आदर्शवादी विचारधारा व्यक्ति की तुलना में राज्य को ज्यादा महत्व देती है, उसकी संपूर्णता में विश्वास रखती है और ये मानती है कि व्यक्ति के अधिकार, उसकी स्वतंत्रताएं, ये सब राज्य के अंदर रहकर ही अच्छी तरह प्राप्त की जा सकती हैं। राज्य के बिना, राज्य के हस्तक्षेप के बिना, राज्य के प्रयास के बिना व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं का उपभोग नहीं कर सकता। विशेष रूप से समाज का हर व्यक्ति, हर वर्ग से संबंधित व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम हो सके, ऐसा सिर्फ राज्य के प्रयासों से ही संभव हो सकता है। तो इस तरह से आदर्शवादी जो विचारधारा रही है वो राज्य पर जोर देती है। प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब आदर्शवादी विचारक हैं और हीगल के चिंतन में, जर्मन दार्शनिक हीगल के चिंतन में आदर्शवाद अपने चरम रूप में दिखाई देता है, क्योंकि हीगल ने राज्य को इतना महत्व प्रदान किया कि उसने सीधे सीधे राज्य को पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण तक कह दिया कि खुद ईश्वर उतर कर आए हैं धरती पर। किस रूप में? राज्य के रूप में। यानी राज्य को बहुत ज्यादा महत्व हीगल के द्वारा दिया गया और हीगल ने यह भी कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि वो राज्य की आज्ञाओं का पालन करे, राज्य का विरोध हरगिज न करे। ग्रीन पर बहुत ज्यादा प्रभाव है हीगल के चिंतन का, आदर्शवाद का। लेकिन चूंकि ग्रीन एक ब्रिटिश दार्शनिक है 19वीं शताब्दी के, और ब्रिटेन की जो परंपरा रही है वो उदारवादी रही है, व्यक्तिवादी रही है, वो उदारवादी विचारधारा जो व्यक्ति की वजूद पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, व्यक्ति के अधिकारों पर बहुत ज्यादा जोर देती रही है। यानी राज्य की तुलना में व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत। ग्रीन के चिंतन की खूबी ये है कि एक तरफ ग्रीन आदर्शवादी है, प्लेटो और अरस्तु और हीगल की तरह, लेकिन दूसरी तरफ वो ब्रिटिश परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने चिंतन में उदारवाद को भी अच्छा खासा स्थान प्रदान करता है। एक सुंदर समन्वय है ग्रीन का चिंतन उदारवाद और आदर्शवाद। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आवाज आ रही है? तो ग्रीन ने हीगल का जो दर्शन था, आदर्शवादी दर्शन था, जो बेसिकली मेटाफिजिक्स पर आधारित था, हिस्टोरिसिज्म पर आधारित था, तत्ववादी इतिहास परक्तावाद पर आधारित था, उसको कुछ हद तक संशोधित किया, उदारवाद के साथ उसका समन्वय करने की दृष्टि से।
ये तत्ववादी इतिहास परक्तावाद क्या है? तत्व मीमांसा जो होती है, एक फिलोसोफर जो होता है, एक दार्शनिक जो होता है, वो दुनिया की व्याख्या अपने नजरिए से करता है। हीगल ने दुनिया की व्याख्या हिस्टोरिसिज्म के आधार पर की। हिस्टोरिसिज्म यानी इतिहास परक्तावाद वो प्रवृत्ति है जो ये मानती है कि समाज का अध्ययन करने के लिए, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए, राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए, सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए हमें इतिहास का सहारा लेना चाहिए, यानी उस समाज के इतिहास को समझना चाहिए, विश्लेषित करना चाहिए और तब जाके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में सामाजिक परंपराओं के इतिहास को समझने पर जोर दिया जाता है इतिहास परक्तावाद के अंतर्गत। और हीगल भी जब ये कहता है एक दार्शनिक के रूप में कि दुनिया का कि वजूद का आधार विचार तत्व है, जिसको उसने विश्वात्मा का नाम दिया, तो कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। आदर्शवादी विचारधारा विचार पर जोर देती है। कैसे विचार पर? जो वैश्विक विचार है। हीगल ने उसे विश्व आत्मा का नाम दिया। तो ग्रीन एक आदर्शवादी के रूप में हीगल का अनुसरण करता है, लेकिन साथ ही चूंकि वो ब्रिटिश दार्शनिक है और ब्रिटेन की परंपरा उदारवादी रही है, उदारवाद व्यक्तिगत वजूद पर, व्यक्ति के अस्तित्व पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर देता है। लिहाजा इन दोनों ही तत्वों को मिश्रित करके, यानी आदर्शवाद और उदारवाद दोनों को मिश्रित करके ग्रीन ने एक नई परंपरा को जन्म दिया, चिंतन की परंपरा को जन्म दिया, जिसको उदार आदर्शवाद कहते हैं। उसने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि राज्य और जितनी भी संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो मानव कल्याण के लिए स्थापित है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सभी संस्थाएं व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप ना करें, जैसा कि उग्र व्यक्तिवादी विचारधारा के अंतर्गत कहा जाता है। उग्र व्यक्तिवाद क्या कहता है कि व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है, उसे किसी की जरूरत नहीं है और राज्य का काम, समाज का काम केवल विघ्न बाधाओं को दूर करना होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना होना चाहिए, बाकी उसे व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि राज्य का हस्तक्षेप, समाज का हस्तक्षेप जितना ज्यादा व्यक्ति के जीवन में होता है, उसकी स्वतंत्रता उतनी ही बाधित होती है। इसलिए उदारवादी, व्यक्तिवादी स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर देते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, व्यक्ति के अधिकारों पर ज्यादा जोर देते हैं और किसी भी तरह के अनावश्यक हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते। यहां पर ग्रीन ने उदारवाद के, या यूं कहें कि उग्र व्यक्तिवाद के स्वरूप को परिवर्तित किया और ये बताया कि हमेशा राज्य या राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा, समाज के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता को, उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का काम नहीं किया जाता, बल्कि ये संस्थाएं तो प्रकारांतर से व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती हैं, उसको सुरक्षित बनाती है। तो इस तरह से ग्रीन ने उदारवाद और आदर्शवाद दोनों में ही परिवर्तन करके एक नई विचारधारा प्रस्तुत की और इस तरह से ब्रिटिश उदारवाद को एक नया बौद्धिक धरातल प्रदान किया। ग्रीन के चिंतन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा ब्रिटेन में खास तौर से और सामान्य रूप से पूरी दुनिया में।
20वीं शताब्दी में राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में जो विश्लेषणवादी दर्शन उदित हुआ, एनालिटिकल फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं, जिसके मुख्य व्याख्याता है बर्ट्रैंड रसेल, जी मूरे, सॉल क्रिप्के और कार्ल पॉपर, जो किसी भी विचार को, किसी भी सिद्धांत को आलोचनात्मक ढंग से विश्लेषित करते हैं, इस चिंतन को भी ग्रीन के चिंतन ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अब बात आती है कि ग्रीन का ऐसा चिंतन क्यों रहा, क्यों नहीं पूर्णतः उदारवादी रहा ग्रीन, या पूर्णतः आदर्शवादी रहा। किसी भी चिंतक के समान ग्रीन के चिंतन को भी उसके समय की परिस्थितियों ने प्रभावित किया। ग्रीन के समय में जॉन लॉक, जो ब्रिटेन का ही दार्शनिक था, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उसके अनुभववाद को अप्रासंगिक बताया जा रहा था। उपयोगितावादी दर्शन जो 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में बेंथम के द्वारा, मिल के द्वारा प्रचारित प्रसारित किया जा रहा था, इन सारे चिंतनों के विरुद्ध या इनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ग्रीन का चिंतन सामने आया। क्योंकि आपने बेंथम के उपयोगितावाद में देखा कि कैसे आलोचकों ने जबरदस्त आलोचना की कि ये दर्शन मानव जीवन का दर्शन नहीं है, ये पशु जगत में लागू होने वाला दर्शन है। क्योंकि बेंथम ने भौतिक सुखवाद पर आधारित उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत उसने माना था कि भौतिक सुखों की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और जो भी संस्थाएं, जो भी वस्तुएं, जो भी कानून व्यक्ति के अधिकतम सुख में, भौतिक सुख में वृद्धि करता है, वही उपयोगी है, वही ग्राह्य है। लेकिन ऐसे चिंतन के खिलाफ प्रतिक्रिया हो रही थी, ब्रिटेन ही नहीं पूरी दुनिया में। और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश फिलॉसफी को बचाए रखना एक बड़ा चैलेंज बन गया था, एक बड़ी चुनौती बन गई थी। ऐसे में इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए ग्रीन ने इन सारी विचारधाराओं को समेटते हुए, इन सारी विचारधाराओं के जो अवगुण है, जो आलोचना के तत्व है, उनको एक तरफ करते हुए ऐसा एक सामंजस्यवादी चिंतन प्रेजेंट किया, जो ब्रिटिश दर्शन को मृत प्राय होने से बचा सका या धराशायी होने से बचा सका। ब्रिटिश दर्शन जीवित रहा, ऐसा कहा जाता है, ग्रीन के चिंतन की बदौलत 19वीं शताब्दी में। क्योंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि लॉक का जो एम्पिरिसिज्म था, अनुभववाद था, उसके खिलाफ भी प्रतिक्रिया हो रही थी, और बेंथम और मिल के उपयोगितावाद के खिलाफ भी प्रतिक्रिया हो रही थी। एम्पिरिसिज्म क्या कहता है, अनुभववाद क्या कहता है कि जो भी ज्ञान है वो अनुभव पर आधारित है। हमारी इंद्रियां जो कुछ अनुभव करती हैं, उसी अनुभव के आधार पर हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। यानी ज्ञान मुख्यतः अनुभव पर आधारित है। लेकिन इस अनुभववाद के खिलाफ भी प्रतिक्रिया हो रही थी ब्रिटेन में, खासतौर से ब्रिटेन के दार्शनिक जगत में। तो एक बड़ा घमासान सा चल रहा था विभिन्न दार्शनिकों के मध्य उनकी विचारधाराओं को लेकर। ऐसी स्थिति में ग्रीन का उद्भव होता है, और ग्रीन ने इन परिस्थितियों में ब्रिटिश दर्शन को कैसे बचाए रखा जा सकता है, इस पर विचार किया। और विचार के उपरांत उसने उदार आदर्शवाद के रूप में अपना एक दर्शन दुनिया के सामने प्रस्तुत किया।
तो राजनीतिक चिंतन को एक बड़ी देन ग्रीन की ये है कि वो एक उदार आदर्शवादी के रूप में राज्य की भूमिका को स्वीकार करता है, साथ ही व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों के महत्व को भी स्वीकार करता है। इस पर अलग से चर्चा करेंगे हम कि राज्य के विषय में ग्रीन के क्या विचार हैं और व्यक्ति के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रताओं के विषय में वो क्या विचार रखता है। इससे पहले थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं ग्रीन का। व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कैसा रहा उसका व्यक्तिगत जीवन। तो ग्रीन एक ऐसा दार्शनिक है जिसका जन्म 1836 में यॉर्कशायर के बेरकिन नामक स्थान पर हुआ था, इंग्लैंड में। और वो बहुत ही संभ्रांत परिवार का रहा है, क्योंकि उसके पूर्वजों में ओलिवर क्रॉमवेल जैसे व्यक्ति सम्मिलित थे। ये ओलिवर क्रॉमवेल कौन थे? वही क्रॉमवेल जिन्होंने ब्रिटेन में जब राजा के खिलाफ संघर्ष चल रहा था संसद समर्थकों का, जो ये मांग कर रहे थे कि ब्रिटेन में राजतंत्र को समाप्त करके संसदीय जनतंत्र को अपनाया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उस युद्ध में, उस क्रांति के दौर में क्रॉमवेल ने संसद समर्थकों का नेतृत्व किया था, गणतंत्रवादियों का नेतृत्व किया था। तो ऐसे क्रांतिकारी परिवार से संबंधित था ग्रीन। वो क्रॉमवेल के वंशजों में से एक था। और जीवन से संबंधित एक असाधारण बात यह है ग्रीन के जीवन से संबंधित कि उसने 14 वर्ष की उम्र तक अपने घर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। वो किसी स्कूल में नहीं गया था 14 वर्ष की उम्र तक। उसके बाद उसने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित रग्बी स्कूल में प्रवेश लिया था। ये रग्बी स्कूल जब स्थापित किया गया था तो इसका लक्ष्य था कि व्याकरण की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी इस स्कूल में। ग्रीन ने इस स्कूल की प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर इस स्कूल में प्रवेश लिया और 1855 में बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ग्रीन दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में अपने कैरियर को चुनता है और आजीवन नैतिक दर्शन का व्याख्याता बना रहता है। एक प्रोफेसर के रूप में, एक प्राध्यापक के रूप में उसने दर्शन पर जो भी व्याख्यान दिए, वो व्याख्यान बाद में उसकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुए उसकी पुस्तकों के रूप में, प्रोलेगोमिना टू एथिक्स और लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये जो पुस्तकें हैं वो उसके व्याख्यानों का ही संग्रह है। बड़ी अजीब बात यह है कि ग्रीन के जीवन काल में उसकी रचनाएं प्रकाशित नहीं हो सकी, लेकिन उसके विचारों का परिचय उससे पहले भी मिल जाता है जब उसने डेविड ह्यूम के विचारों के विषय में टी.एच. ग्रॉस के साथ मिलकर उस पर टिप्पणी लिखी थी, उसका विश्लेषण किया था। उससे ही उसके विचारों का पता चल जाता है। तो ग्रीन बेसिकली एक दार्शनिक है, तत्ववादी दार्शनिक है, लेकिन उसके इंटरेस्ट का विषय पॉलिटिकल फिलॉसफी है, राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक चिंतन है, राजनीतिक विचारधारा है। लिहाजा राज्य पर, राजनीति पर उसके विचार अनुपम है। व्यक्तिगत जीवन में 1871 में ग्रीन ने चार्लोट वायरन से विवाह किया और ये महिला शिक्षा की
प्रचारक और प्रोत्साहक के रूप में जानी जाती थी। महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए ग्रीन के द्वारा समय समय पर प्रयत्न किए गए और 1879 में इसी सिलसिले में उसने ग्रीन ऑक्सफोर्ड विमेन कॉलेज की स्थापना के लिए जो समिति बनाई गई थी उसकी सदस्यता स्वीकार की। बाद में अपनी पत्नी के साथ मिलकर ग्रीन ने समरविले हॉल, जो बाद में समरविले कॉलेज बना, उसकी भी आधारशिला ग्रीन ने रखी थी। ऐसा अक्सर होता है कि एक दार्शनिक अपने दर्शन के मुताबिक, अपने विचारों के मुताबिक समाज को, राज्य को, राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का लक्ष्य भी रखता है, उसे गढ़ने का, उसे बनाने का लक्ष्य भी रखता है। ग्रीन भी इसके अपवाद नहीं थे, यानी एक दार्शनिक होने के साथ साथ ग्रीन एक व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ भी थे और एक राजनीतिज्ञ के रूप में ग्रीन ने जब जब मौका मिला तब तब समाज में परिवर्तन लाने के लिए, या जो कुछ भी मानवता के अनुरूप नहीं दिखाई दे रहा था, मानवीय मूल्यों के अनुरूप नहीं दिखाई दे रहा था, ग्रीन ने समय समय पर उसमें सुधार के लिए, उसमें संशोधन के लिए प्रयास किए। चाहे वो विश्वविद्यालय में कार्य करते हुए किया हो या फिर लिबरल पार्टी ज्वाइन करते समय किया हो, ब्रिटेन के उदारवादी दल में कार्य करते किया हो। ग्रीन का एक बड़ा योगदान ब्रिटिश राजनीति के लिए ये रहा कि उन्होंने मद्यपान संबंधी एक आत्मसंयम आंदोलन चलाया, जिसका लक्ष्य ये था कि लोगों को मदिरा पान के नुकसानों से अवगत कराया जाए और उससे दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, प्रेरित किया जाए। इस तरह से उन्होंने इस दिशा में सुधार के लिए कार्य किया। साथ ही ऑक्सफोर्ड उदारवादी संघ के सदस्य के रूप में इंग्लैंड की स्थानीय राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ग्रीन के द्वारा निभाई गई। दुर्भाग्यवश ऐसा सक्रिय राजनीतिज्ञ और एक मजा हुआ दार्शनिक, प्रौढ़ दार्शनिक 45 वर्ष की अल्प आयु में ही 1882 में संसार से विदा ले लेता है। लेकिन इतने छोटे से जीवन काल में भी ग्रीन का जो दर्शन है उसने लंबे समय तक आगे आने वाले दार्शनिकों की पीढ़ियों तक को प्रभावित किया है। उसके चिंतन पर एक तरफ कांट का प्रभाव है, हीगल का प्रभाव है, बेंजामिन जोविट और एफ.डी. मॉरिस का प्रभाव है। दूसरी तरफ स्वयं ग्रीन ने, उसके दर्शन ने बहुत सारे दार्शनिकों को प्रभावित करने का कार्य भी किया है, जैसे ब्रिडले, बोसांके, हॉल्डेन, मैकेंजी, मूरीहेड, नेटलशिप, रिची, अर्नाल्ड टॉयनबी और विलियम वॉलेस। ये सारे दार्शनिक ग्रीन के उदारवादी आदर्शवाद से प्रभावित है और एक तरह से इन्होंने ग्रीन के चिंतन की परंपरा को प्रासंगिक बनाए रखने का कार्य किया है। ये ग्रीन के चिंतन के वारिस है। ये दार्शनिक, तो इस तरह से ग्रीन का जो जीवन है वो छोटा लेकिन बहुत सक्रिय रहा और दर्शन, खासतौर से राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण
और प्रभावशाली रहा। तो अगली क्लास में हम ग्रीन के राजनीतिक दर्शन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि राज्य के विषय में, व्यक्ति के अधिकारों के विषय में ग्रीन क्या विचार रखता है, कैसे उसका चिंतन एक तरफ आदर्शवादी है तो दूसरी तरफ उदारवादी भी है।